Hi, my name is Shashikant Bhardwaj and you are watching my daily YouTube channel. Today we will start a chapter number 3 of 10th standard science textbook. But before we start anything, let me recall you one thing. When I started a second chapter, I have told you one thing, that matter can be classified on the basis of so many things. Like matter can be classified on the basis of their physical states. Matter can be classified on the basis of their combined or the elemental states. Matter can be classified on the basis of their chemical properties, or we can say on the basis of their taste. So in this chapter, that is chapter number 3, we will discuss about the classification of matter on the basis of their elemental state. यहाँ पे जो elemental state है वो further classified हुई है 3 states में. कैसे? जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने नेटिव स्टेट में होते हैं, दैट मीन्स फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है. बट जब आगे उनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है तो वो एलिमेंट्स एज अ मेटल भी होते हैं, वो एलिमेंट्स एज अ नॉन मेटल भी होते हैं, और वो एलिमेंट्स एज अ मेटलॉइड्स भी होते हैं. तो आज हम इस चैप्टर के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर नंबर 5 है आपकी 10th स्टैंडर्ड साइंस टेक्स्ट बुक का, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जो एलिमेंट्स हैं वो अब तक 118 हमारे पास नोन है, यानी इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है. तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या? वो मैटर का ही एक स्टेट है, वो अपने नेटिव स्टेट में जो रहता है ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. अब एलिमेंट्स में भी कई तरीके होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं. यहाँ मेटलॉइड्स की बात हम नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता दूं जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स के बारे में. सो व्हाट आर मेटल्स? मैं आपको बता दूं, मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच आर हार्ड इन देयर सॉलिड स्टेट्स, which have high melting and boiling points, which are good conductor of heat and electricity, which are malleable, which are lustrous, which are sonorous, which are good conductors of heat and electricity. ठीक है. तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, तो हम एक एक करके मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. तो मेटल्स है क्या? एनीथिंग विच हैव high boiling and melting point, those elements which have high boiling and melting points, good conductor of heat and electricity, ductility, ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स बोलते हैं, ठीक है. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ देखेंगे. सबसे पहले है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट हम बात करें, ये बताता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स ये सॉलिड होते हैं अपने रूम टेम्परेचर पर, जब दीज मेटल्स आर in the solid states. So all metals are solids at their room temperature. but यहाँ कुछ exceptions हैं, जैसे कि मर्क्यूरी है और गैलियम है. These elements are liquid at room temperature. जितनी भी metals होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं. बट कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं, जैसे कि मर्क्यूरी जो कि हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, और एक है गैलियम, वो रूम टेम्परेचर लिक्विड में पाए जाते हैं. कुछ एक्सेप्शन है, हम इनको नकार नहीं सकते, ठीक है. नेक्स्ट है लस्टर. लस्टर शोज द शाइनी नेचर ऑफ द मेटल. दिस दैट मीन्स कुछ हमने देखा होगा बहुत सारे मेटल्स क्या हो, थोड़े शाइनी होते हैं, ठीक है. तो वो शाइनी जो नेचर होता है या शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या किसकी होती है? मेटल्स की होती है. सो ऑल मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइन एंड कैन बी पॉलिश टू गिव अ हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी रिफ्लेक्टिव की तरह भी बनाई जाती हैं, वो क्या मेटल्स ही होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं बनाए जाते, क्योंकि जितने मेटल्स होते हैं वो थोड़े शाइनी होते हैं, ठीक है. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, सिल्वर क्या है? सिल्वर क्या है? एक मेटल है और उसकी जो सरफेस है बहुत ही रिफ्लेक्टिंग है और शाइनी भी है, ठीक है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मेटल्स लस्टरस होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी. सी, मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल by virtue of which it can be drawn into thin sheets. देखो कभी भी हमने देखा होगा, जैसे हम जो पेपर फॉयल और एल्यूमिनियम की फॉयल होती है जो हम खाने को पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है, ठीक है. तो जब उस मेटल्स को
स्टार्टिंग में वो हार्ड होता है, और जब उसको हैमरिंग की जाएगी, उसको उस पर क्या कहते हैं फोर्स लगाया जाएगा, तो वो क्या है, वो थोड़ा कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद वो थोड़ा फैलेगा और दबेगा भी। दैट मीन्स वो शीट्स पे कन्वर्ट किया जाता है जब भी उस पर प्रेशराइज या उसको उस पर कुछ फोर्स लगाया जाता है। तो ऐसे ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मेटल्स जो कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेलिएबल सब्सटेंस, और उनकी प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी शो करने को बोलते हैं malleability. So it is a property of the metal by virtue of which it can withstand at high tensile strength and can be drawn into thin sheets. So here we can see metals have the ability to withstand high tensile strength and can be made into thin sheets. Thin sheets में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड malleability. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की, इससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मेटल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, वायर्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि तारों में, छोटे छोटे जो पतले पतले तार्स होते हैं ना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जैसे हम बात करें तो नॉर्मली ये जो वायर्स होते हैं, कैसे वायर्स, जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आती है, जिससे थ्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या होता है कि जो हमारे पास जो कॉपर्स के वायर होते हैं, जब फिटिंग होती है तो कॉपर्स के वायर्स क्या होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं। तो ये हुआ कैसे, मिनरल से उस कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया गया, वो बहुत ही हार्ड और बहुत ही बल्क में होता है, उस मेटल्स को क्या किया जाता है, फिर वो वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी शो करना मेटल्स को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। ठीक है, और इस तरह की प्रॉपर्टी शो करना ही क्या होता है, डक्टिलिटी होता है। और ऐसे मेटल्स जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स या डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, यहां पढ़ लेते हैं, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एग्जाम्पल्स से हम देखते हैं कुछ। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। देखिए क्या होता है कि जो गोल्ड है और सिल्वर है बहुत ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल्स हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा भी अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होता है कि वो वायर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये अच्छे डक्टाइल भी, अच्छे मेलिएबल भी हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स अगर व्हेन बी टेक दिस मेटल्स इन कॉन्टेक्ट विद द हीट एनर्जी, तो क्या होता है कि कोई भी अगर एनर्जी, हीट एनर्जी के पास में अगर हम उसको कांटेक्ट में ले जाएं तो क्या होगा, वो हीट है वो क्या हो जाएगी, इस मेटल्स के थ्रू फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी। अभी नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इससे पहले हम देख लेते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होंगे तो जितनी भी हम यूटेंसिल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए, तो फिर इसका मतलब बड़े बड़े टेम्परेचर, जिसको बहुत टाइम लगता है खाना बनने में जिन चीज़ों को, तो वो तो फिर पिघल जाएंगे, तो फिर खाना भी नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो ये हमारे अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम जो मेटल्स हैं जो यूज़ करते हैं एज अ यूटेंसिल भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यूटेंसिल्स की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर हीट होते हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। तो हियर वी कैन रीड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिल्वर एंड कॉपर आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, और अगला है यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ है यहाँ पे, लीड एंड मर्क्यूरी आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम इसको नहीं निकाल सकते, जैसे लीड है और मर्क्यूरी क्या होते हैं, हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेटल्स आर ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स करंट कैन बी फ्लो वेरी इजीली थ्रू दीज मेटल्स, यानी कि इजीली क्या होता है, मेटल्स से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हम जो कॉपर के वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, और आयरन यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, मतलब ज़्यादा सारे मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जो वायर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर कॉपर यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, वो गुड कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। बट एक बात मैं आपको बता दूं, जो एल्यूमिनियम होता है थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो वी यूज़ कॉपर एज अ इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो उनकी फिजिकल स्टेट होती है रूम टेम्परेचर जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड होंगे तो क्या होगा, हार्ड भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेटल्स हार्ड भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या अच्छे अच्छे टेंसाइल लोड को भी क्या करते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, विद स्टैंड हो सकते हैं, यानी कि उस टेंसाइल लोड को झेल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, टेंसाइल लोड हो या कंप्रेसिव लोड हो, मीन्स कभी भी उन पर अगर हाई अमाउंट में फोर्स लगेगा तो उस चीज़ को वो क्या कर लेंगे, टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड देयर हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल। देखो हार्ड तो होते हैं, बट ये नहीं है कि सारे मेटल एक ही तरह की हार्डनेस लेके चलते हैं, नहीं। जरूरी नहीं है कि हर एक मेटल सेम अमाउंट ऑफ हार्डनेस अगर उनके अंदर है, नहीं। मेटल्स कैन बी वेराई विद डिफरेंट हार्डनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्कली मेटल्स होते हैं, वो क्या है, जैसे कि कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स होते हैं, एंड कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। कुछ एक्सेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम है और एक पोटेशियम है, वो क्या है, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और उनको अगर हम चाकू से भी काटना चाहें तो इजीली कट जाएंगे। सो ये कुछ एक्सेप्शन हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जब मैं अभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात कर रहा था, मेटल्स जो होते हैं, तो उसमें मैंने बात किया था कि मेटल्स के पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल्स में आपको जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लूँ, टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वेयर एज सोडियम एंड पोटेशियम है लो मेल्टिंग पॉइंट। जो टंगस्टन मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो टंगस्टन वायर है, फिलामेंट्स जो होते हैं बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिक जो बल्ब आता है उसके अंदर या फ्यूजेस के अंदर जो फिलामेंट्स आते हैं, जो फ्यूजेस के अंदर जो टंगस्टन का फिलामेंट आता है, वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो क्या होता है, उस हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को टॉलरेट कर देता है। तो क्या होता है, वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या होता है, टॉलरेट कर देता है। जब टॉलरेट कैसे करेगा, जब रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेकअप कर देता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो को ब्रेकअप कर देता है, यानी कि करंट फ्लो नहीं हो पाता। उसकी वजह से क्या होता है, वो फिलामेंट टूट जाता है। तो बहुत ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, ठीक है। बट यहाँ पे और भी एक्सेप्शन केस है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। देखो वो क्या कहते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, लो होते हैं। तो ये थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किसके, मेटल्स के। एक प्रॉपर्टी और है इंपॉर्टेंट मेटल्स की, दैट इज सोनोरस। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो जब किसी भी हार्ड सरफेस स्ट्राइक होते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर बहुत ही अच्छी साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, जो बेल्स होती हैं, कौन सी बेल्स, जो टेम्पल्स में जो बेल्स लगाई जाती हैं, ठीक है। जब वो उनका जो पीछे के जो 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 बॉब होती है, वो क्या कहते हैं, जो उसके आसपास जो सर्कुलर सेक्शन होता है, कोनिकल सेक्शन होता है, कोनिकल सरफेस होती है, तो उस पर जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो किसी हार्ड सरफेस स्ट्राइक करते हैं। देखो नॉन मेटल्स तो ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि वो अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो साउंड होती है बहुत ही बेकार साउंड होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनकी जो साउंड्स होती है बहुत अच्छी साउंड्स होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड साउंड इन द मेटल्स इज कॉल्ड सोनोरिटी। समझ रहे हो। और ऐसे मेटल्स जो कि अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं, सोनोरस, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो मैंने एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं इन शॉर्ट में। देखिए यहाँ पे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हियर यू कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, सॉरी नॉन मेटल्स की। तो अभी हमने क्या पढ़ा,
we have studied about the physical properties of matters. Now we will study the physical properties of non-matters. So मैं आपको बता दूं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, डल होते हैं, यानी देखने में डल होते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, हार्ड भी होते हैं बट ब्रिटल भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ब्रिटल भी होते हैं, ज़्यादातर देखो सॉफ्ट होते हैं वैसे नॉन मेटल्स, बट एक डायमंड केस ऐसा है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं हम नॉन मेटल्स की जो पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे या फिर पाए जाएंगे गैस स्टेट में, बट एक ब्रोमीन एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सो नॉन मेटल्स आर आइदर इन द सॉलिड और गैस स्टेट, बट देयर इज एन एक्सेप्शन दैट ब्रोमीन इज एन एक्सेप्शन विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड और गैस स्टेट में पाए जाते हैं, बट ब्रोमीन एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो कि किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। द नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। लस्टर का मतलब होता है कि जो उनकी जो शाइनी नेचर होता है ना वो किसमें, नॉन मेटल्स में नहीं पाया जाता, वो बिल्कुल डल होते हैं, वो चमक धमक उनके में होती नहीं है, मीन्स दे हैव नो काइंड ऑफ शाइनी नेचर, ठीक है। सो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, बट एक एक्सेप्शन केस है जो आयोडीन है, आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं थोड़े लस्टरस होते हैं, यानी कि वो थोड़े शाइनी होते हैं, बट होते नॉन मेटल्स हैं, थोड़ा एक्सेप्शन केस है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट है दे डू नॉट पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। मैंने आपको बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं हार्ड नहीं होते, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉफ्ट ही होते हैं, ठीक है ना। तो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाते हैं, यानी कि हम उसको इजीली फोर्स लगाए उन पर तो वो क्या टूट जाते हैं। बट एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो कि कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, कौन सी, डायमंड वाली, जो डायमंड है वो बहुत हार्डेस्ट है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है। सो दे डू नॉट पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, बट जो एक्सेप्शन केस क्या है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस विच हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म है कौन सा, डायमंड, वो बहुत हार्ड होता है और उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नॉन मेटल्स जो हैं अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर इंसुलेटर्स ही होते हैं, ठीक है, मैं इंसुलेटर्स ही बोलूँगा इनको, क्योंकि अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। बट एक एक्सेप्शन केस है, जो एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की, वो क्या है, ग्रेफाइट है, वो एक अच्छा कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए ग्रेफाइट जो पेंसिल्स में आता है वो क्या है, कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो कभी कभी आपने छोटी क्लास में देखा होगा कि हम उसको अगर दो वायर से कनेक्ट करते हैं, सेल से कनेक्ट करते हैं, उससे बल्ब भी जल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट ग्रेफाइट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन बी फ्लो थ्रू ग्रेफाइट। बट ये एक ऐसा एक्सेप्शन केस है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, नॉन मेटल्स की। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दूँ, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, डल होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, और ज़्यादातर क्या होते हैं, मोस्टली कलर्ड गैसेस जितनी होती है नॉन मेटल्स, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे, उनकी जो स्मेल होती है कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इनका एक बहुत अच्छा नहीं वो होता है, प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नॉन मेटल्स बोला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जब आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा उस टाइम जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो उन्हीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को एनायन बोला जाता है, ठीक है ना। और होते कौन से हैं वो कौन होते हैं, नॉन मेटल, ऐसी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात रही थी किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सो मैनी कंपाउंड्स और सो मैनी एलिमेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ हम डिस्कस करेंगे उनकी रिएक्शंस को, मेटल्स की रिएक्शंस को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। देखिए कोई भी मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ देखो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कौन कौन से। पहला है सोडियम का और दूसरा है पोटेशियम का। देखिए
सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म द ऑक्साइड्स। देखिए अभी मैं रिएक्टिविटी सीरीज की जब आपकी बात करेंगे तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं कुछ अपने रिएक्टिविटी या एक्टिविटी या अपने एक्टिवनेस की वजह से क्या होते हैं, अपने रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोडियम पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो रूम टेम्परेचर भी ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ रिएक्शन हम देख सकते हैं, सो वी कैन सी द रिएक्शन हियर दैट सोडियम इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड द सेम वे पोटेशियम इज ऑल्सो रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। ठीक है, नेक्स्ट है 4K प्लस O2 गिव्स 2K2O, दैट मीन्स क्या बन रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड। अब कुछ और भी ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं, वो किससे कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट जो है मैग्नीशियम वाला, जो मैग्नीशियम का मैंने आपको याद है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आपको बताया, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन तो क्या बनता था, वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। ठीक है ना, तो यहाँ वही रिएक्शन है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। देखो मैग्नीशियम क्या थोड़ा सा कम रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम, तो वो रूम टेम्परेचर इजीली ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड नहीं होगा, बट जब उसको हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ रिएक्शन हम देख सकते हैं 2Mg plus O2 gives 2MgO, that means magnesium is reacting with oxygen and making magnesium oxide। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ पे, magnesium does not react with oxygen at room temperature but on heating it burns in the air with intense light and heat to form magnesium oxide। देखो मैग्नीशियम जो बर्न होता है तो क्या होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। याद है आपको जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो तभी वो जला था, नॉर्मली तो जलेगा नहीं। जब हम अगर मैग्नीशियम रिबन को रख दें हम यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है इन कंपेरिजन सोडियम और पोटेशियम, तो इजीली वो किसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट अप करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, बर्न किया था, तो तभी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ पे वही रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो it will turns into or becomes magnesium oxide। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। देखिए जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पोटेशियम है वो वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। और देखो एक पहचान है, जब भी कोई मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा ध्यान रखना उस जगह पर हीट प्रोड्यूस होगी प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन जरूर होगा, या तो मेटल ऑक्साइड बनेगी या बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, बट हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी प्लस हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट वाला, मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगोरसली विद कोल्ड वाटर टू लीड टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विच इमीडिएटली कैचेस फायर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। देखिए जो मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, वो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या जब रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, पोटेशियम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट का भी इवोल्यूशन होगा। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2 plus heat, that means potassium is reacting with water and it becomes potassium hydroxide, and with the formation of potassium hydroxide hydrogen gas and heat energy is releasing। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है और हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस H2 रिलीज हो रही है और हीट भी एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन हम देख लेते हैं, 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2 plus heat। ठीक है, तो ये था पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शंस। अब कुछ और भी मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और आयरन। तो एल्यूमिनियम आयरन क्या है, थोड़े से कम रिएक्टिव है किस इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम। तो क्या करना पड़ता है हमें, जो इसको रिएक्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, उनको
स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, वो देखो ना तो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम एल्यूमिनियम आयरन को रिएक्ट कराएंगे वो किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, स्टीम के साथ, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है वाटर का, और वो स्टीम के साथ ही इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगी, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगी। अब वहाँ यहाँ का बनेगा मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। देखो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट नहीं करते, बट क्या होता है, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ एग्जांपल्स देख लेते हैं रिएक्शंस के थ्रू। क्या है, देखिए एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया जा रहा है वाटर के साथ, तो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ऐसे यहाँ पे क्या है, जो आयरन है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, क्या बना रहा है हमारे पास Fe3O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं हम क्या, प्लस 4H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहली रिएक्शन, 2Al प्लस 3H2O गिव्स Al2O3 प्लस 3H2, यानी क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रही है। अगली रिएक्शंस देखते हैं, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, यानी कि Fe3O4 क्या है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या आती है, मेटल की रिएक्शन विद वाटर। अब हम बात करेंगे जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। सो हेयर इज द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स। आपको याद है जब मैं सेकंड चैप्टर आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी एसिड की प्रॉपर्टीज में, व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, तो क्या वहाँ पे होता था, मेटल सॉल्ट बनता था, और साथ में क्या रिलीज होती थी, हाइड्रोजन गैस। सो व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट विद मेटल्स then it will form metal salt plus evolution of hydrogen gas will be taking place, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगी जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। रिएक्शंस हम देख लेते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैग्नीशियम को रिएक्ट करा रहा है किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है प्लस H2 रिलीज हो रही है। ऐसे जिंक को हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, H2। तो यहाँ हम रिएक्शन देखते हैं, Mg प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। ऐसे दूसरी रिएक्शन है जिंक की HCl के साथ, क्या है वो, Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन सी मेटल के किसके साथ, एसिड के साथ। नेक्स्ट और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आयरन को हम रिएक्ट करा रहे हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जिंक को किसके साथ करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मेटल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बात करते हैं, Fe प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2, यानी कि जब आयरन H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, जो आयरन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो व्हेनेवर आयरन विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन इट विल बिकम फेरस सल्फेट, जो कि क्या मेटल सॉल्ट है, बताओ, है ना, है कि नहीं। और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, दैट मीन्स प्लस H2। ऐसी दूसरी रिएक्शन है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो ये रिएक्शंस थी, ठीक है। और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स का क्या कर रहा है, रिएक्शंस करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, जो नाइट्रिक एसिड है दैट मीन्स HNO3, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ मैं आपको बात करूँ, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हो तो वो बहुत क्या कहते हैं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी हम HNO3 को रिएक्ट कराएंगे किसी भी मेटल के साथ, तो क्या होता है, वो डायरेक्टली क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। बट जब हम डाइल्यूटेड लेंगे तो वो क्या होता है, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्शंस देखते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व्ड सिंस नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह से क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। बट जब हम क्या कहते हैं, उसका डाइल्यूशन करते हैं नाइट्रिक एसिड का, तब ये जो वाटर है नहीं बनता, वो फिर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना। सो इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन टू वाटर। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी उस टाइम, तो क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद फिर खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू अ नाइट्रोजन ऑक्साइड।
बट जब हम मैग्नीशियम और मैंगनीज को रिएक्ट कराते हैं विद डाइल्यूट एसिड तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, Mg+2HNO3 गिव्स Mg+2HNO3 गिव्स MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, यानी कि मैग्नीशियम जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है ना, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है Mn, दैट मीन्स मैग्नीज। तो मैग्नीज रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड है, तो क्या बनेगा, मैग्नीज नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है ना, तो क्या है, Mn+6HNO3 गिव्स MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये रिएक्शन थी किसके, मेटल्स की, किसके साथ, एसिड के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक ऑक्साइड्स हैं मेटल्स की। ठीक है ना, कौन कौन सी हैं। क्या होता है कि जब भी हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाता है, एल्कलिस बनाते हैं। एल्कलिस मतलब थोड़ा बेसिक नेचर हो जाता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखते हैं हमारे पास, एक तो है सोडियम ऑक्साइड और एक है पोटेशियम ऑक्साइड। तो इनको जब हम वाटर में इनका सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑक्साइड हमारे पास क्या मेटल्स की, Na2O दैट मीन्स सोडियम ऑक्साइड, जब वाटर में हमने क्या किया, डिजोल्व किया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेसिक नेचर है उसका। तो Na2O प्लस H2O गिव्स 2NaOH। तो NaOH मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na2O प्लस H2O गिव्स 2NaOH। इन द सेम वे K2O प्लस H2O गिव्स 2KOH। 2 यानी KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी किसी भी मेटल ऑक्साइड्स को, ठीक है ना, जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड्स को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, उसका एक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगा, हमारे पास एक बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन विल फॉर्म। यहाँ अगला जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत पूछ लिया जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती क्या है। ठीक है, देखो, दीज आर दोज ऑक्साइड्स विच शोज एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर बोथ। ऐसी ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करती हैं और बेसिक नेचर भी शो करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराऊं, जब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे क्या था कि देखो, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर होता है बेसिक। तो ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो होती हैं एसिडिक। सो ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं जो कि एसिडिक भी शो करती हैं और बेसिक भी शो करती हैं। वो डिपेंड करता है हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर किसी बेस से रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे एसिडिक नेचर शो करेंगी, और किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैसी नेचर शो करेंगी, बेसिक नेचर शो करेंगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो जो ऐसी मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर भी शो करती हैं और एसिडिक नेचर भी शो करती हैं, तो ऐसी ऑक्साइड्स को बोला गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखो, हर एक मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर नहीं शो कर सकती, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर भी होती हैं। तो ये कुछ पार्टिकुलर मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो क्या कहती हैं, एसिडिक नेचर भी शो करेंगी और बेसिक नेचर भी शो करेंगी। ठीक है, तो ऐसी ऑक्साइड्स को क्या बोला गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला गया। एग्जाम्पल यहाँ हम देख लेते हैं, Al2O3, ZnO, PbO और SnO। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, ये चार ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो उनकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। देखो, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है किसके साथ रिएक्ट कर रही है, एसिड के साथ। तो इसका मतलब किस तरह का नेचर शो करेगी, बेसिक नेचर शो करेगी। तो जब मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजर रिएक्शन में व्हेन एवर एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट विल मेक सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट भी बन रहा है और वाटर भी बन रहा है। तो क्या है, Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। इन द सेम वे और रिएक्शन देखते हैं, Al2O3 प्लस 2NaOH। अब NaOH यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब क्या है, वो किस तरह का नेचर शो करेगी, एसिडिक नेचर शो करेगी। अब Al2O3, ठीक है, तो Al2O3 प्लस 2NaOH गिव्स 2NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड की HCl के साथ। तो क्या है वहाँ पे, ZnO प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 दैट मीन्स जिंक क्लोराइड प्लस
H2 यानी कि वाटर भी बनेगा। तो ZNO + 2HCl गिव्स ZnCl2 + H2O। अब नेक्स्ट है ZNO + 2NaOH गिव्स Na2ZnO2 + H2O। तो इसका मतलब क्या है, ZNO यहाँ पे एसिडिक नेचर शो करेगा क्योंकि किसके साथ रिएक्ट कर रही है, बेस के साथ, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर शो करेगी। तो ये हमारी रिएक्शन से कुछ जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स होती हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली है क्या, ये कुछ ऐसे मेटल्स या एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स जो कि क्या है, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अब कौन कितना रिएक्टिव है वो क्या बताता है, रिएक्टिविटी सीरीज बताती है। सो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑफ सम ऑफ द मेटल्स which show some kind of reactivity and according to their reactivity they are arranged in the order of their decreasing reactivity। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोला गया, रिएक्टिविटी सीरीज बोला गया। पढ़ लेते हैं एक बार। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये ऐसा अरेंजमेंट मेटल्स का जो कि क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है रिएक्टिविटी उनकी, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोला गया, रिएक्टिविटी सीरीज बोला गया। देखिए यहाँ पे एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेफ्ट साइड में जो टेबल है वो तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, और वो क्या है, जब हम नीचे जा रहे हैं व्हेन वी गो डाउन तो क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और जो साइड में है वो एक याद करने का तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हाईएस्ट या मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है इस रिएक्टिविटी से, क्या है वो, पोटेशियम है। तो पोटेशियम सबसे ऊपर है और सबसे नीचे कौन सा है, गोल्ड है, क्योंकि वो अपने नेटिव स्टेट में तो किसी रिएक्ट ही नहीं करता ज़्यादातर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लेते हैं। तो क्या है सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम। तो उसके बाद क्या है, सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये एक अरेंजमेंट है ऐसे मेटल्स का जो कि अपनी अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है, वो अरेंज किए गए हैं, यानी इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी दीज मेटल्स आर अरेंज्ड एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट है किसका, एटम्स का। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोला गया रिएक्टिविटीज। जो राइट हैंड साइड में जो है एक टेबल दे रखी है वो क्या है, थोड़ा याद करने का तरीका है। तो आपको याद करने का तरीका मैं बता दूं, तो वो सबसे पहले आपको एक वर्ड याद कर लेना है, मतलब एक सेंटेंस याद कर लेना है। और सेंटेंस का हर एक सेंटेंस में जो वर्ड है उनके जो फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो ही क्या है, वो बताएंगे वो उनका जो वो है सिंबल क्या है या फिर किस नाम से वो मेटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लीज में पी है तो इसका मतलब क्या है, पोटेशियम, स्टॉप में एस है तो क्या है, सोडियम, कॉलिंग में सी ए है तो इसका मतलब कैल्शियम, एम ई में एम है तो वो मैग्नीशियम के लिए है, ए मीन्स एल्यूमिनियम, केयरलेस में सी है तो वो कार्बन के लिए है, CAR कार्बन के लिए, जेड में ज़ेब्रा में जो जेड है वो जिंक के लिए है, इंस्टीड में जो आई है वो आयरन के लिए है, ट्राई में जो टी है वो टिन के लिए है, लर्निंग में एली जो है वो लेड के लिए है, हाउ में एस जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, कॉपर में कॉपर ही है, सेप्स के लिए एस जो है वो सिल्वर के लिए और गोल्ड है। ठीक है, तो इस तरह का ये एक मेथड है टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि अरेंजमेंट है किसकी, मेटल्स की इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो मेटल्स की रिएक्शंस है कुछ और मेटल सॉल्ट्स के साथ। ठीक है, तो हियर इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। क्या है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस और लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो बहुत कॉमन सी बात है, इसका मैंने जिक्र आपसे फर्स्ट चैप्टर में भी किया था
क्या क्या था आपको मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। जब मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, जैसे कि कभी भी हम आयरन नेल को डिप करते हैं, कब, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो स्टार्टिंग में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। बट जब आयरन नेल डिप कर दी गई, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक रिएक्शन स्टार्ट हुई। वो कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट कब होती है, जब हाई मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वहां पे क्या हुआ था, आयरन को जब रिएक्ट कराएगा CSO4 के साथ, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जब हम रिएक्टिविटी को सीरीज को देखते हैं तो क्या है, आयरन ऊपर आता किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। किसके साथ अटैच हो जाता है, सल्फेट के साथ, दैट मीन SO4 के साथ। तो क्या बनता है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, यानी Cu क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और अलग हो जाता है। और सॉल्यूशन का कलर क्या चेंज हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। ठीक है, चलो यहाँ पे अब बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की मेटल्स की विद देयर मेटल सॉल्ट्स। तो क्या है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एग्जांपल देख लेते हैं। When an iron nail is displaced in a copper sulfate solution, the blue color of the CuSO4 fades away slowly and a reddish brown copper metal is formed। ठीक है, यानी जो अब क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कॉपर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि वहाँ पे CuSO4 किसके साथ अटैच था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में CSO4 के साथ अटैच था। अब वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, Cu बिल्कुल अलग निकल के आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या, मेटल मिल गया अलग से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन हम देख लेते हैं। CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इसका मतलब क्या है, FeSO4 के साथ अटैच हो, क्योंकि क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और Cu क्या है, बिल्कुल वहाँ से डिस्प्लेस हो गया, SO4 से अलग हट के अलग वहाँ पे Cu आ गया रिएक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेटल की रिएक्शन विद क्लोरीन। तो हमेशा ध्यान है, जब मेटल की रिएक्शन क्लोरीन है तो क्या बनता है, मेटल क्लोराइड बनता है वहाँ पे, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, तो मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। जैसे मैंने आपको बताया मेटल क्लोराइड बनता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम रेडली रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, जब भी कोई सोडियम अगर क्या कहते हैं, क्लोरीन के साथ, यानी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जो कि क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, कैल्शियम अगर रिएक्ट कर रहा है विगोरसली किसके, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, अच्छा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम रिएक्ट्स विगोरसली विद क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या है, Ca प्लस Cl2 गिव्स CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, एक्चुअली इनके पीछे किस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्डिंग किस टाइप की होती है। देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड by total transfer of electrons taking place between the metals and नॉन मेटल। यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जब भी हमें कभी किसी साथ के किसी भी सब्सटेंस के साथ कंबाइंड होना होता है, कोई भी एलिमेंट जब कंबाइंड होता है तो क्या होता है, वहाँ पे या तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफर होता है। तो जब भी इस तरह की अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होती है, ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अगर शेयरिंग होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखो जो आयनिक बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मीन्स इजीली ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। मैंने अभी आपको बताया था जो पॉजिटिव आयंस दैट मीन्स कैटायन और नेगेटिव आयंस मीन्स एनायन। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या होता है, मेटल्स होते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं दैट मीन्स एनायंस, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट मीन्स बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विच इज फॉर्म ड्यू टू द टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हुआ टोटल, तो क्या हुआ, वहाँ पे एक
एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला गया? आयनिक बॉन्ड बोला गया। और इस तरह के अगर बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में पाए जाते हैं तो वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और क्यों सॉलिड्स होते हैं? क्योंकि उनके बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि बोला गया है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली क्या है कि देखो हार्ड होते हैं पर उसके साथ साथ ब्रिटल भी होते हैं। जब भी उन पर अगर हाई अमाउंट का फोर्स अगर अप्लाई किया गया तो उसका मतलब क्या है? वो ब्रिटल होते हैं, और ब्रिटल होने की वजह से क्या होता है? वो बिखर जाते हैं, यानी कि बिल्कुल एब्रप्टली क्या हो जाते हैं? बिल्कुल बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है ना, जब भी कोई हाई अमाउंट ऑफ फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सिंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या बना था? अभी बॉन्ड बना था। और ये किस तरह का बॉन्ड होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत हाई होता है। और जब इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या? हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब क्या? जब बॉन्ड को ब्रेक करना है या फिर कंपाउंड को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और बॉन्ड जब भी ब्रेक हो सकता है जब बहुत सारी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी अगर हम देंगे किसी आयनिक कंपाउंड को तभी वो ब्रेकआउट हो सकता है, यानी कि उनके बीच में बॉन्डिंग है वो खत्म हो सकती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। तभी अगर हमें किसी कंपाउंड्स को अगर हम जलाएंगे या गर्म करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उनके टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर देंगे तो उनके मेल्टिंग ऑफ पॉइंट भी बहुत हाई रहेंगे। तो ड्यू टू हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ionic compounds we need large amount of energy to break that ionic bond, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा मैं। देखो दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट्स और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े आयनिक नेचर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं ना हमारे पास वो क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस के अंदर या ऐसे सॉल्वेंट के अंदर ही हम किसी भी क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आयनिक कंपाउंड का भी डिसॉल्व ही नहीं होगा। समझ रहे हो? जितने भी हमारे पास नॉन आयोनिक सॉल्यूशंस होते हैं दैट मीन्स नॉन पोलर, समझ रहे हो? तो उन ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि कैरोसिन में अगर हम डिसॉल्व कर दिया, डीजल में डिसॉल्व कर दिया, समझ लो पेट्रोल के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो जो जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी डिसॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? हमें वी नीड ओनली पोलर सॉल्वेंट टू डिसॉल्व दीज आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। वाटर वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस हिसाब से ही क्या होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड क्या होता है? इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो आयनिक कंपाउंड कैन ओनली डिसॉल्व इन द पोलर solvents, okay. Next we can have a next point, fifth, they do not conduct electricity in a solid state। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है? देखो यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब बात आती है कि यहाँ पे सर चार्ज होता है इनके पास, चार्ज या होता है फिर भी अगर चार्ज क्या फ्लो ऑफ चार्जेस का करंट ही होता है, दैट मीन्स या तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो या फिर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? करंट दौड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पे चार्ज होते हुए भी क्या होगा? वो वहाँ पे वो हैं आयनिक कंपाउंड्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंबाइंड, वो मतलब जो आयनिक जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? फ्रीज स्टेट में होता है। वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपनी मिन पोजीशन वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनके पास कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है ना, मूव करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे आयनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं? थोड़ा सा मेल्ट करते हैं, इनको मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके बीच में थोड़ा सा गैप इंक्रीज हो और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए। और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो इनको स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए। स्पेस मिलेगा तो उसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या होगा? द करंट विल बी फ्लो थ्रू द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं एक बार। They do not conduct electricity in a solid state because electrostatic force of attraction between the ions in the solid state are very strong,
ठीक है, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज, दैट मीन्स इन एक्वस स्टेट और द मोल्टन स्टेट, बिकॉज दीज फोर्सेज बीकन इन द फ्यूज और इन द सॉल्यूशन स्टेट सो दैट देयर आयंस बिकम मोबाइल। मैंने आपको बताया जब आप सॉलिड स्टेट में होता है तो उनके पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, इसकी वजह से हम उनको ब्रेक नहीं कर पाते उस बॉन्ड को। बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो क्या होगा, चार्ज कभी नहीं आएगा, और जब चार्ज नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, उनको मोल्टन स्टेट में लाया जाता है, यानी फ्यूज स्टेट में उनका एक्वस सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन व्हेन वी क्रिएट तो क्या होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्पेस मिलेगा और दे बिकम मोबाइल। जब मोबाइल हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या है, वो मूवेबल हो जाएंगे। मूवेबल हो जाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और फ्लो होंगे तो उसका मतलब क्या है, वो उनके अंदर से क्या होगा, करंट दौड़ेगा। ठीक है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात करते हैं कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए और आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, देखो ये जो अभी लिखा हुआ उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लिखाता हूँ। क्या है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट हमारे पास आयनिक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, CaCl2। इसका मतलब कैल्शियम एक है और क्लोरीन कितने, 2 हैं। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, जो कैल्शियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है, अकॉर्डिंग टू 9th क्लास बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जब बात करूंगा, जब वहाँ पे एटॉमिक नंबर मास नंबर का ट्रिगर है, तो अभी आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बाद में बात करूंगा, पर मैं आपको 9th क्लास के वर्डिंग बता रहा हूँ। जो वहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है क्या है कैल्शियम का, वो है 20। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स उनके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग हम करते थे, वो KLMN जो हम करते थे, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। ठीक है, तो यहाँ हम यहाँ देखते हैं, हम कैल्शियम का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। कैल्शियम का बीच में न्यूक्लियस है और उसके बाद जितनी भी ऑर्बिट्स हैं, सब शेल्स हैं, क्या है हमारे पास, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। मैं अभी आपको 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका वो अलग है। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो SPDF और ऑर्बिट्स आ जाती हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, आपको KLMN रूल के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल एटॉमिक नंबर क्या है, मैंने आपको क्या बताया था 9th क्लास में, जब भी क्या कहते हैं हमारे पास जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the neutral atom is called atomic number और the number of protons present inside the nucleus is called atomic number। तो इसका मतलब अगर अभी क्या है, न्यूट्रल एटम है, अभी अगर न्यूट्रल एटम है उसका मतलब कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसके अंदर, कैल्शियम के अंदर। तो पहली शेल में कितने भरे जाएंगे, 2, दूसरी शेल में कितने भरे जाएंगे, 8, और तीसरी शेल में कितने भरे जाएंगे, 8, यानी कि 2 और 8 मतलब 10 हो गए, और तीसरी शेल में 8 18 हो गए। अब बचे कितने, 2, यानी जो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे देखो आपको येलो कलर में आउटर मोस्ट शेल में कैल्शियम की में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, जब हमारे पास अगर सब शेल्स कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होती है तो क्या करती हैं, वो दूसरे से रिएक्ट करती हैं, यानी कि अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स लेंगी या फिर देंगी। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कैल्शियम को 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लेने तो बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, वो इट्स बेटर दैट कैल्शियम शुड गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो यही अच्छा रहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दे, जिससे कि वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे बाय या तो शेयरिंग करा के या फिर आयनिक कंपाउंड बना के। ठीक है ना, अगर आयनिक कंपाउंड बनेगा उसका मतलब क्या, उसको टोटली ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी इस बात को याद रखना। अब हम चलते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है, 17। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 17 क्लोरीन के अंदर 17। तो पहली शेल में 2 हैं, यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर के, क्लोरीन के अंदर 2 क्लोरीन है, पहला वाला और दूसरा नीचे वाला। ठीक है, किसी में बात करें दोनों में सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है क्लोरीन के लिए। पहला जो शेल है उसके अंदर क्लोरीन के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगली शेल है वो उसके अंदर कितने 8 है, इसका मतलब कितने को 2 और 8 10। अब बचे कितने 7 बचे, इसका मतलब जो 7 इलेक्ट्रॉन वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे। अब इसका मतलब क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में है, बट फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, कंप्लीट करने हैं। तो इसका मतलब क्लोरीन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको कितनी जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कैल्शियम के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को दे देगा। तो एक ऊपर वाले क्लोरीन को दे देगा और एक नीचे वाले क्लोरीन को दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 1 लिया, और नीचे वाले क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 1 लिया। और
जो इलेक्ट्रॉन जितने लेता है उस पर उतना ही चार्ज आता है। इसका मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब एक चार्ज आ गया। 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसका मतलब उस पर 2 चार्ज आ गए। तो ऐसे ही अगर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो कितना चार्ज आएगा, कैल्शियम का 2+, और 2 क्लोरीन ने लिए तो कैल्शियम क्लोरीन 2-। तो इसका मतलब क्या है, आगे हम देख सकते हैं। तो क्लोरीन के ऊपर वाले क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया और नीचे वाले क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। तो क्या बना, Ca2+ और Cl2-। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव कैटाइन और नेगेटिव एनायंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गया, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला गया, आयनिक बॉन्ड। दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, एंड द कंपाउंड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो इस तरह का जो कंपाउंड बना वो क्या था, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम क्या था, मेटल, क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन हुई उसको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो कैसा कंपाउंड बना, आयनिक कंपाउंड बना। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस पिक्चर के थ्रू, इस फोटो के थ्रू, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट था, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है, मेटल लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटायंस, और कैटायंस सिर्फ मेटल्स ही बन सकते हैं। ठीक है ना, नॉन मेटल्स गेन दोज इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड फॉर्म एनायंस। अब जो कैटायंस इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कैटायन बनाए, तो वही इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, नॉन मेटल, और क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब आगे क्या है, द कैटायन एंड द एनायन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर by strong electrostatic force, thus forming an ionic bond. For example, in calcium chloride, the ionic bond is formed by oppositely charged calcium and chloride ions. ठीक है, देखो oppositely charged तो ही है, कैल्शियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव आयंस है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, दोनों के अपोजिट चार्ज के बीच, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो किस तरह का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरह का हो जाएगा, आर्गन गैस की तरह हो जाएगा। ऐसे ही जो क्या कहते हैं, वो है क्या कहते हैं, जो सो बाय डूइंग सो इट गेन्स अ नेट चार्ज ऑफ +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो कितना चार्ज आ जाएगा कैल्शियम के ऊपर, प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है द 2 क्लोरीन एटम्स टेक 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड दस गेनिंग ऑफ चार्ज ऑफ -1। देखो 2 क्लोरीन है तो 1-1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कैसे हर एक पे कितने का चार्ज आ जाएगा, -1। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -2। जब वो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, उसको आयरन की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई वो सारे इसके अंदर है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमारे पास है, कुछ और आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। एग्जांपल्स हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और NaCl सोडियम क्लोराइड। ये कुछ हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, तो इसमें किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। चलिए अब जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का वो है मेटलर्जी। बोर्ड में हमेशा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, रोस्टिंग, कैल्सिलेशन, सिन्नावार, इनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। क्या है, देखिए मेटलर्जी मैं आपको बता दूँ क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द ओर, यानी किसी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है। यानी कि देखो ओर्स में क्या होता है कि इम्प्योरिटीज भी होती है और मेटल्स भी होते हैं, समझ रहे हो। तो उस ओर्स में से किसी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, कुछ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो मेटल की रिएक्टिविटी या उसकी किस हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। ठीक है ना, वो हम बात करेंगे अभी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मेटलर्जी से पहले हमें ध्यान रखने चाहिए। देखो मिनरल्स, ओर्स और गैंग्यू। बात करते हैं मिनरल्स एक्चुअली हैं क्या। देखो जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो रॉक्स में से आते हैं, माइनिंग किट से निकल के आते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं, हमारे अर्थ के अंदर जो धरती के अंदर जो क्रस्ट में जो छुपे होते हैं, ठीक है ना, डीप इनसाइड द अर्थ। तो और खानों के अंदर, गुफाओं के अंदर, चट्टानों के अंदर, तो ये सारे हमारे पास जो ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं वो सब मिनरल्स होते हैं। ठीक है ना, अब मिनरल्स क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं। ठीक है ना, सो द नेचुरल, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं मिनरल्स के लिए।
द नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स अलॉन्ग विद अदर इम्प्योरिटीज आर नोन एज मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है, ऐसे नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं किसके, मेटल्स के, यानी एक से ज़्यादा मेटल भी हो सकते हैं उसके अंदर, और साथ में क्या होता है कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है, जैसे सैंड हो गया, डस्ट हो गई, समझ रहे हो, और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ठीक है ना, इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को हम गैंगी बोलते हैं, आगे मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट है ओट्स। ओट्स क्या होते हैं, ओट्स वो मिनरल्स होते हैं जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर से मेटल्स को निकालने के लिए। देखो जितने भी ओट्स होती हैं वो सब मिनरल्स होते हैं, बट सारी मिनरल्स को ओर नहीं कह सकते, समझ रहे हो। ऐसी ओट्स जो कि हम ऐसे मिनरल्स जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, उनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हो, प्रॉफिटेबली, यानी कि अपना प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनमें से मेटल्स निकाल रहे हैं और मिनरल्स में। तो ऐसे मिनरल्स को हम बोला गया ओर बोला गया, ठीक है ना। तो दीज ओर्स आर कॉल्ड मिनरल्स थ्रू विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स फॉर द पर्पस ऑफ आर प्रॉफिट, सो दैट वी कैन मेक द प्रॉफिट फ्रॉम दीज मिनरल्स, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स को बोला गया ओर। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द मिनरल्स from which metals are extracted profitably and conveniently are called ores. The minerals from which metals are extracted profitably and conveniently are called ores. ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स जो कि मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो ऐसे मिनरल्स को बोला गया ओर्स। अब नेक्स्ट जो टर्म है गैंगियो। गैंगियो होता है, देखो जितने भी मेटल्स के साथ और भी सारी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं मिनरल्स के अंदर, तो उन सारी इम्प्योरिटीज़ को क्या बोला गया, गैंगियो बोला गया। सो अर्थली इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग सिलिका, मड एक्सेट्रा एसोसिएटेड विद द ओर आर कॉल्ड गैंगियो। तो कुछ अर्थली यानी धरती से निकलने वाली या कुछ ऐसे हमारे पास इम्प्योरिटीज जैसे सिलिका, मड और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, और सैंड हो गया, सारी चीज़ें क्या होती हैं ऐसी इम्प्योरिटी, उन सबको बोला गैंगियो बोला गया, ठीक है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं मेटलर्जी की डेफिनेशन। द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स इज रेफर्ड टू एज मेटलर्जी। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम किसी भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, ओर से, जिससे कि हमारे पास क्या हो जाए, एक प्योर क्या कहते हैं मेटल फॉर्म हो जाए, प्योर मेटल हमारे पास या प्योर फॉर्म में मेटल हमारे पास आ जाए। तो इस तरह के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को क्या बोला गया, मेटलर्जी बोला गया, ठीक है। तो एक बार आपको मैं बता दूं, जो मेटलर्जी का प्रोसेस है, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, वो डिपेंड करता है कि हम जो मेटल्स है, यानी कि जिस भी ओर्स का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि मेटल्स के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओर्स के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, यानी मेटल्स को हम निकाल रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उस मिनरल्स के अंदर किस तरह के मेटल्स हैं। अगर मेटल है हाई रिएक्टिविटी वाला तो उसका प्रोसेस अलग है, मेटल है मीडियम रिएक्टिविटी वाला उसका प्रोसेस अलग है, और मेटल है लीस्ट रिएक्टिविटी या लो रिएक्टिविटी वाला उसका प्रोसेस अलग है, ठीक है ना। तो वो भी हम बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ओर हैं, जैसे हम देख लेते हैं, देखो बेराइट ओर है ना, और पायराइट ओर है, लिमोनाइट ओर है, बहुत सारी ओर्स हैं जो कि आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता था कि और इस हिसाब से होती हैं, ठीक है। इजीली अवेलेबल हम देख नहीं सकते, बट आपको यहाँ एक पिक्चर के थ्रू आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, और इस तरह की होती हैं, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि हम कैसे किसी भी ओर को मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, ठीक है। तो वो हम डिपेंड करता है कि जो ओर है उसके अंदर किस तरह का मेटल है, और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन of a metal from its concentrated ore is essentially a process of reduction of the metal compound present in the ore, ठीक है। The method of reduction to be used depends on the reactivity of the metal to be extracted। देखो अभी मैंने आपको क्या बोला, that metallurgy process or the extraction of the metals from the ore depends on the reactivity of the metal। उन मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी है उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रोसेस एडॉप्ट करें, जिससे कि हम उस मेटल्स को उस ओर से उसकी प्योर स्टेट में, प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स से मेटल्स हैं, एक है मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले, और एक है लो रिएक्टिविटी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। तो अगर इस तरह के मेटल्स अगर ओर के अंदर हैं और
हमें क्या करना है, उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम किस तरह का मेथड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, हम एक को एनोड बनाते हैं, एक को कैथोड बनाते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो मेटल्स क्या होते हैं, अपनी प्योर स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्टिव वाले, यानी कि ऐसी रिएक्टिव जिनकी ना ज़्यादा है रिएक्टिविटी ना ही कम है, यानी ये थोड़ा मिडिल वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन से हैं, जिंक है, आयरन है, लेड है और कॉपर है। तो ऐसे मेथड में हम क्या करते हैं, रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। किसकी हेल्प से, कार्बन की हेल्प से। तो क्या होता है वहाँ पे, एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सल्फाइड ओर को क्या कहता है, रिडक्शन करते हैं या उससे हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, जो कार्बोनेट ओर होते हैं उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी रिएक्टिविटी जो कि इनकी मॉडरेट है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, जो कि अपने नेटिव या फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है ना, अगर इम्प्योरिटीज़ हैं, समझ रहे हो, तो वहाँ पे अगर ऐसी ओर है इसमें गोल्ड भी है या सिल्वर है, तो उनको अगर एक्सट्रैक्ट कराना तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारा एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे भी रोस्टिंग ही करते हैं, वहाँ पे रिडक्शन मेथड ही करते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, थोड़ा सा बस। ठीक है, तो वहाँ पे भी रोस्टिंग ही होती है। ठीक है, तो चलो हम एक एक करते हैं, हम पढ़ते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जो मेटल्स हैं हाई रिएक्टिव वाले कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। जो मेटल्स हैं कौन से वाले, मीडियम रिएक्टिविटी वाले कौन से हैं, आयरन है, जिंक है, लेड है और टिन है। ठीक है, और दूसरा और अगला है लो रिएक्टिव वाले कौन कौन से हैं, कॉपर हो गया और क्या कहते हैं ये सिल्वर हो गया और क्या कहते हैं गोल्ड हो गया। ठीक है, ये कुछ हमारे पास है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एक एक करके। एक टेबल मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। देखो यहाँ पे क्या है, एक ओर हमने ली, क्या है, एक कंसंट्रेटेड ओर है, किससे भरी हुई है, बहुत सारे मेटल से भरी हुई है। ठीक है, तो ओर्स के अंदर मेटल्स हाई रिएक्टिव वाले हो सकते हैं, यानी मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, या मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले भी हो सकते हैं, या फिर मेटल्स के या रोड रिएक्टिविटी वाले हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी ओर के अंदर हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं तो हमें उनका किस तरह का प्रोसेस अपनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उस मोल्टन ओर का, यानी उस ओर को पहले हम क्या करेंगे, मोल्टन स्टेट में ले आएंगे, एक्वस सॉल्यूशन क्रिएट कर लेंगे उसका। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, प्योर स्टेट में लाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियम रिएक्टिविटी वाले ओर को, और ऐसे जिसमें कि मेटल्स कैसे हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत दो तरह की ओर होती है, एक तो कार्बोनेट ओर होती है, एक होती है सल्फाइड ओर। अगर कार्बोनेट ओर है तो हम क्या करेंगे, कैल्सिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। अगर सल्फाइड ओर है तो क्या प्रोसेस यूज करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जब हम प्रोसेस कैल्सिलेशन रोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन के आती है, और उस मेटल ऑक्साइड को कार्बन की हेल्प से रिड्यूस करा देते हैं और क्या बन जाता है, प्योर मेटल निकल के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, वो ज़्यादातर हम सल्फाइड ओर को ही कंसिडर करते हैं, और उसके बाद उस तरह का प्रोसेस कौन सा होगा, रोस्टिंग कर मेटल मिला और फिर उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे पास एक प्योर स्टेट में मेटल निकल के आता है। तो इन सारे तीनों मेथड्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस को। तो रोस्टिंग प्रोसेस एक्चुअली है क्या, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स फ्रॉम द सल्फाइड ओर, यानी सल्फाइड ओर से जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है, ऐसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारे पास सल्फाइड ओर है उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीट किया तो क्या होगा, वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, मेटल ऑक्साइड को फिर कार्बन की हेल्प से रिड्यूस करा देते हैं, वो प्योर स्टेट है, मेटल निकल के आ जाता है। ठीक है ना, तो हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। रोस्टिंग is the process of converting sulfide ore into oxides on heating strongly in the presence of excess air। मैंने क्या बोला, हीट करते हैं सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज वो निकल जाती हैं। तो क्या होता है, जिंक सल्फाइड लिया है हमने, एक सल्फाइड ओर है जिसमें क्या होता है, जिंक सल्फाइड हमें एक ओर है, तो क्या है 2ZnS प्लस 3O2 को हीट किया, प्लस हीट गिव्स 2ZnO प्लस 2SO2, यानी कि जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब जो जिंक ऑक्साइड है उसको हम क्या करेंगे, कार्बन की हेल्प से रिड्यूस करेंगे। तो क्या रिएक्शन है, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, यानी कि जिंक बना और क्या हुआ,
हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास प्योर स्टेट में क्या निकल के आया, Zn निकल के आया। तो पहले क्या था, जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड से क्या निकल के आया, अल्टीमेटली जिंक निकल के आया। जिंक क्या हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव वाला एलिमेंट है या मेटल है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, एक जिंक को एक्सट्रैक्ट कर लिया, किससे, सल्फाइड ओर से। और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम reduces iron oxide to produce the metal iron while the evolution of heat or with the evolution of heat, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम reduces iron oxide to produce the metal iron with the evolution of heat. Due to this heat the iron is produced in the molten state, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हम देख लेते हैं। Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड जो है वो किससे रिएक्ट कर रही है, एल्यूमिनियम से। फिर क्या बन रहा है, आयरन बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रही है, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। तो ये कौन सा प्रोसेस था, रोस्टिंग प्रोसेस था, जिसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को एक प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है ना। अब क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कैल्सिलेशन है। तो कैल्सिलेशन भी मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कराने काम आता है। बट क्या फर्क है, यहाँ पे कार्बोनेट ओर को हम लेते हैं। तो क्या है, कैल्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर्स इनटू ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। देखो वहाँ पे एयर का अमाउंट ज़्यादा होता है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लिमिटेड एयर में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसको, कार्बोनेट ओर को। इट ऑल्सो रिमूव्स वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक कार्बोनेट एक और है, उसको हीट कर रहे हैं, तो क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही है। अब जो जिंक ऑक्साइड है उसको फिर कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे, तो फिर से रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जिंक निकल के आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट और है, तो उसको हीट कर रहे हैं, क्या बन रहा है, CaCO3 प्लस हीट गिव्स CaO प्लस CO2, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब कैल्शियम ऑक्साइड फिर से कार्बन की हेल्प से रिड्यूस करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन प्योर फॉर्म में कैल्शियम प्योर फॉर्म में निकल के आया। तो इस हिसाब से वी हैव एक्सट्रैक्टेड जिंक एंड कैल्शियम विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले कुछ मेटल्स से जो को हमने एक्सट्रैक्ट करे, ठीक है ना। अब दूसरा है यहाँ पे जो मेटल्स हैं किसके लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, यानी कि जिनकी जो रिएक्टिविटी क्या लो है, तो ऐसे मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरी है, क्या है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी हम क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है सिन्नावार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बोर्ड में पूछा जाता है, वर्ड इज सिन्नावार। सिन्नावार इज द मर्क्यूरिक सल्फाइड ओर, क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड ओर। देखो अब देखो सल्फाइड ओर है, तो यहाँ पे भी हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। 2HgS दैट मीन्स सिन्नावार इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या देगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड देगा, और साथ में क्या निकल होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से रीहीट करेंगे, और क्या होगा, प्योर मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन एक बात देख लेते हैं। 2HgS प्लस 3O2 व्हेन हीट गिव्स 2HgO प्लस 2SO2। उसके बाद 2HgO व्हेन रीहीट गिव्स 2Hg प्लस O2, यानी कि दोबारा से हमें रीहीट करेंगे तो क्या मिलेगा, मर्क्यूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर पायराइट, एक और है हमारे पास कॉपर की, तो उसमें क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। Cu2S यानी जो Cu2S है वो क्या है, कॉपर पायराइट है, ठीक है। वो हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो Cu2S प्लस 3O2 व्हेन हीट गिव्स 2Cu2O प्लस 2SO2, ठीक है। उसके बाद फिर से रीहीट करेंगे, तो जो हमारे पास Cu2O बना है उसको रीहीट करेंगे, कैसे, 2Cu2O प्लस Cu2S प्लस हीट गिव्स 6Cu प्लस SO2। इसका मतलब क्या है, सिन्ना जो हमारे पास कॉपर पायराइट था उसमें क्या था, सल्फाइड भी थी, तो उस सल्फर भी था, तो हमें क्या करना था, कॉपर निकालना था। तो कॉपर हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली कॉपर क्या हुआ, Cu निकल के आ गया, ठीक है। और भी हमारे पास है गैलेना, ये क्या, लेड सल्फाइड का और है, क्या है, 2PbS प्लस 3O2 प्लस हीट गिव्स 2PbO प्लस 2SO2। उसके बाद रीहीट करेंगे, क्या है, यहाँ पे क्या है, 2PbS प्लस 2PbO व्हेन रीहीट, तो क्या होगा, 2Pb प्लस SO2, यानी कि लीड हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स से उसका प्रोसेस हम इस तरह से फॉलो करेंगे मेटल को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए, किससे, ओर से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं, कौन कौन से जो मैंने आपको बताया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, ठीक है ना। तो ये क्या है, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है। तो इस तरह के मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करते हैं। अब ये मेथड एक्चुअली है क्या, तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या एक्चुअली है क्या, ये एक तरह का क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करते हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इम्प्योर मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास जो ओर होता है, हम क्या करते हैं, देखो दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है ना। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिस होगा तो वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर से सॉल्यूशन के अंदर से क्या होता है, क्या कहते हैं, कैटायंस और एनायंस की फॉर्मेशन होती है। जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायंस होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो कैटायन किस पे जाएंगे, कैथोड पे, जो कि क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो यानी कि पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, यानी कैथोड कैटायन कैथोड पे जाएंगे और एनायन किस पे जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पे, यानी कि एनायन एनोड पे और कैटायन कैथोड पे। तो इस तरह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है और इस हिसाब से हमारे पास आगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। अभी हम बात करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है हमारे पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्रिएट कर रखा है। क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास वाटर है, ठीक है। वाटर में क्या किया हमने, दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करा दिया है, एक को बना दिया है एनोड, एक को बना दिया कैथोड। एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को कनेक्ट कर दिया तो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से क्या होता है कि आयंस की फॉर्मेशन होती है, जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वो अपोजिटली इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो कैटायंस है वो कैथोड पे जाएंगे और एनायंस जाएंगे एनोड पे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या है ये प्रोसेस। मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होते हैं, यानी जो 3-4 मैंने आपको बताए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्या कहते हैं मैग्नीशियम, क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाई होते हैं, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत हाई होती है, ठीक है। तो इस तरह के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करते हैं। क्या है वो, These metals have a strong affinity for oxygen. So oxide of sodium, magnesium, calcium and aluminum cannot be reduced by carbon. तो इस तरह के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कार्बन रिडक्शन नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अच्छे ऑक्सीडाइज क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कराना बहुत क्या कहते हैं, बहुत टफ है। इस वजह से हम क्या करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं, ठीक है ना। क्या है, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जो ओर से जो हमारे पास प्योर मेटल निकल के आता है, जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, ठीक है। अपने अपने सॉल्ट फॉर्म में होते हैं, क्लोराइड फॉर्म में, ठीक है ना, मेटल क्लोराइड फॉर्म में होते हैं। अब इनका क्या है, मोल्टन सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है, उसके बाद क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन होता है। तो देख लेते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ में एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है किससे, सोडियम क्लोराइड से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, ठीक है। So sodium metal is extracted by the electrolytic reduction of molten sodium chloride. तो रिएक्शन देखते हैं, 2NaCl gives 2Na plus Cl2, यानी कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम बनाएगा, प्लस क्या होगा, क्लोरीन गैस का भी इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, यानी Na जो कैटायन है, यानी सोडियम जो कैटायन है, उसको जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा कैथोड पे ही मिलेगा उसको इलेक्ट्रॉन, और वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो Na बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे जो क्लोरीन आयन है उसको, वो क्या है, जो क्लोरीन आयन है उसमें क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा एनोड पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 बन जाएगी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, एनोड पे। तो यहाँ रिएक्शन हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। क्या है, देखो यहाँ पे एक बीकर है और बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया गया है, एज अ सिंपल हम बात करें वाटर लिया गया है, ठीक है। और वाटर में हमने क्या किया है, हमारे पास क्या है, NaCl है, उसको मोल्टन स्टेट में हमने उसको डाल दिया, ठीक है। NaCl को हमें क्या करना है, वहाँ से सोडियम को एक्सट्रैक्ट कराना। तो हम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक लेंगे एनोड और एक दूसरा लेंगे कैथोड। जो एनोड है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और
जो कैथोड है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो जब हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट कर देते तो कैसा होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कर देते तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो दो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो वाटर में हमने जो NaCl का जो मॉल्टन स्टेट में जो सॉल्यूशन क्रिएट किया था, फिर वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने के बाद क्या है, रिएक्शन स्टार्ट होती है। क्या होता है, जो H2O है वो क्या है, H+ और OH नेगेटिव में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही वहाँ पे जो सोडियम है वो क्या हो जाता है, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। तो Na+ है क्या है, Na+ जो है वो क्या हो जाएगा, उसको क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। कहाँ पे, कैथोड पे आके। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं जो रिडक्शन है कहाँ पे, इधर की साइड क्या हो रहा है, जो हमारे पास जो H+ OH नेगेटिव बना है, तो वहाँ पे क्या है, रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमेशा यहाँ देखना जो रिडक्शन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गैस H2। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद जो ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, क्लोरीन का हुआ है, क्लोरीन आयंस का। तो क्लोरीन आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब क्या, उसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। तो क्या बनाया वो, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ रिएक्शंस देखते हैं, क्या है, 2NaCl + H2O, 2NaCl + 2H2O gives 2NaOH + H2 + Cl2। इसका मतलब क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन था जो कि हमने वाटर में क्या किया, क्रिएट किया, वाटर में डिसॉल्व करा के। तो क्या बना, अल्टीमेटली 2NaOH बना, प्लस क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन और क्लोरीन गैस का भी इवोल्यूशन हुआ। ठीक है ना। अब जो सोडियम है, सोडियम का जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है वो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उसको जब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सोडियम उसमें सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है किसी भी हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कराने का। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट कराते हैं उनकी रिफाइनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को हम क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, यानी उसके ऊपर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, उसके ऊपर उसकी इम्प्योरिटीज़ को अगर रिमूव करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और उस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसमें करते क्या है हम, देखो दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। जो इम्प्योर मेटल होता है, यानी कि जिसके ऊपर इम्प्योरिटी बहुत सारी अटैच्ड होती हैं, ठीक है ना, तो हम क्या लेते हैं, उस मेटल्स को, उस इम्प्योर मेटल को क्या लेते हैं, एनोड बनाते हैं। और जो प्योर मेटल होता है, यानी जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसी का हमें एक प्योर फॉर्म भी लेनी पड़ती है, उस प्योर फॉर्म को हम कैथोड बनाते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होती है तो वो क्या होता है, वो वहाँ से निकल के, एनोड से निकल के वो पहले एक्वस सॉल्यूशन में जाता है। एक्वस सॉल्यूशन से उसके बाद क्या होता है, वो कैथोड पे क्या कहते हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं। The most widely used method for refining impure metal is called electrolytic refining, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, The electrolytic refining means refining by process of electrolysis। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है। अब क्या होता है, मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो कभी कभी आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो क्या होता है, कुछ इम्प्योर मेटल्स होते हैं, उनके अगर ऊपर इम्प्योरिटीज हो तो उनको रिमूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, उनका एक सॉल्यूशन उनको किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं, वहाँ एनोड को हम इम्प्योर मेटल लेते हैं और कैथोड को लेते हैं प्योर मेटल। ठीक है ना, तो वहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से जो मेटल्स निकल के आएगा वो कैथोड पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और वहाँ पे कौन कौन से मेटल्स हम करते हैं, तो कॉपर का, जिंक का, टिन का, लेड का, क्रोमियम का, निकल का, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह के हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, उनको रिफाइनिंग करते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। ठीक है, फॉर रिफाइनिंग एन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते हैं, अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। मैंने क्या बोला, जो इम्प्योर मेटल है उसको हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। नेक्स्ट है, अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज टेकन एज कैथोड। अब उसके बाद उसी मेटल, जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, उसी मेटल का प्योर फॉर्म क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं, एक सोल्यूबल सॉल्ट यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन, उन दोनों को डिप कराते हैं इलेक्ट्रोड्स को।
अब वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट इज टेकन एज अ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे लिए, और उस इलेक्ट्रोड में दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप कराते हैं और उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो एनोड से जो इम्प्योर मेटल था वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिवॉल्व्ड ऑन द कैथोड। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्प्योर मेटल से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा, वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा इम्प्योरिटीज़ के साथ मेटल। अब जो मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पहुंच गया है किससे, एनोड से निकल के, तो वो जो मेटल है वो फिर क्या हो जाएगा, वो कैथोड पे एक्यूमुलेट होना या जमा होना, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। So there will be the deposition of metal from the electrolytic solution to the cathode, ठीक है। यहाँ पे क्या है अगला, the soluble impurities goes into the solution। उसके बाद जो impurities पहले चिपकी हुई थी एनोड पे वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर उसमें सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। Whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode bud। उसके बाद क्या होता है, सॉल्यूशन जो हमने बनाया था इलेक्ट्रो सॉल्यूशन उसके अंदर क्या हो जाएगी, जो इम्प्योरिटीज़ घुली थी वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, और उसके बाद उस सेटल डाउन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोला गया, सेटल्ड इम्प्योरिटीज़ को जो कि इंसोल्यूबल है उसको बोला गया एनोड मड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एनोड मड। सो एनोड मड इज द इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था हम किस हिसाब से, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, मेटल्स की रिफाइनिंग करते हैं। जैसे हमने कोई मान चलो कोई हमारे पास हम मिट्टी के अंदर से क्या हुआ, हमने आयरन निकाला, ठीक है। आयरन बहुत दिन से मान चलो 1 हफ्ते तक हमने आयरन को गाड़े रखा, यानी कि हमने क्या कर मिट्टी के अंदर या फिर अर्थ के अंदर क्या करते हैं, उसको 1 हफ्ते 1 महीने से उसको हमने क्या कर दिया, गाड़ दिया उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी क्या कहते हैं मॉइस्चर, बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं गैसियस और सॉलिड स्टेट में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स को एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उस इम्प्योरिटीज़ को या उस अनवांटेड जो चीज़ें हमारे मतलब की नहीं है उनको हटाना है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं मेटल्स को रिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कोरोजन है क्या, कोरोजन का मतलब क्या क्या कंडीशंस क्या है, कोरोजन होनी चाहिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोरोजन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हैं। ये चीज़ हम अभी चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था कोरोजन के बारे में, राइट। फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक्चुअली कोरोजन है क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब भी हम किसी भी मेटेलिक सरफेस को हम क्या करते हैं, किसी मेटेलिक सरफेस को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं, यानी ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ मॉइस्चर होता है, कुछ ऑक्सीजन होती है, कुछ बहुत सारी एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं, वो क्या करती हैं, उस मेटल से रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाती हैं, इस तरह से क्या करती हैं, वो मेटल की सरफेस को क्या करते हैं, उसके अंदर ही अंदर घुस जाती हैं, यानी कि उसको अंदर कोरोड करती रहती है, यानी कि उसको अंदर डिग्रेड करती रहती हैं। तो इस तरह से किसी मेटल का खाया जाना ही क्या होता है, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या एक तरह केमिकल रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। When the surface of the metal is attacked by air, moisture or any other substance around it, the metal is said to be corroded and the phenomena is known as corrosion। मैंने आपको बताया जब भी कोई मेटेलिक सरफेस अटैक करी जाएगी किससे, एयर से, मॉइस्चर या फिर किसी सब्सटेंस से जो कि ओपन एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो कुछ हमारे पास वो है, कॉपर जो है किस तरह का क्या कहते हैं, कोरोजन होता है ग्रीनिश कलर में होता है, ठीक है। तो कॉपर फॉर्म्स ग्रीन डिपॉजिट ऑन इट्स सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। तो दिस ग्रीन सब्सटेंस इज नथिंग बट कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर के ऊपर देखो, जो कॉपर के ऊपर जो कोरोजन होता है वो किस तरह का होता है, कलर ग्रीन कलर में होता है। तो वो एक्चुअली होता है वो कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। ऐसे आयरन के ऊपर भी बहुत सारे, तो आयरन का क्या रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर टू एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। देखो आयरन के ऊपर अगर कोरोजन हुआ है तो जो रेडिश ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है वो क्या होता है, रस्टी तो होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कोरोजन ही तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और जो इसको हम क्या बोलेंगे केमिकली, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, दैट मीन्स Fe2O3.XS2। XS2 हम इसलिए ले रहे हैं कि अभी हमें पता नहीं कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स कितने, अभी हमने मान लिया X कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो हम मैंने एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास आयरन नेल्स हैं। स्टार्टिंग में कैसी थी, ग्रे कलर की थी। जब हमने ओपन एटमॉस्फेयर उसको रख दिया तो क्या मिला, एयर मिली, इसको मॉइस्चर मिला, उसकी वजह से क्या होगा, इस तरह का हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या हो गया, जमा हो गया। ये क्या है, रस्ट है, ठीक है ना। तो बहुत सारे सब्सटेंस के ऊपर जमा हो गए, तो ये जो रस्ट है कैसे, रेडिश ब्राउन कलर में, पहले ग्रे था अब कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन। तो इसका मतलब क्या, इसके ऊपर क्या होगा, कोरोजन हो गया, रस्टिंग हो गई, किसकी हो गई, आयरन की रस्टिंग हो गई, ठीक है ना। अब बात आती है कि रस्टिंग होती क्यों है, कब होती है, कंडीशंस क्या क्या है। देखो कंडीशन ये सबसे पहले तो देखो हमेशा ध्यान रखना, ओपन एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए इसको, यानी कि उसकी यानी एबिलिटी ऑफ एयर शुड बी देयर, यानी कि एयर होनी चाहिए, ऑक्सीजन का अमाउंट होना चाहिए और भी गैसेस भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, मॉइस्चर भी होना चाहिए। मॉइस्चर होगी इसका मतलब क्या, थोड़ी नमी, यानी कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, एयर के अंदर क्या है, वाटर के पार्टिकल्स या वाटर भी होना चाहिए, यानी मॉइस्ट एयर भी होनी चाहिए या मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर का प्रेजेंस होना चाहिए उसके अंदर, तभी क्या होता है, किसी आयरन के ऊपर क्या हो, रस्टिंग होगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या होता है, किसी भी आयरन के ऊपर या किसी भी मेटल की सरफेस पर क्या होता है, कोरोजन होता है। तो दैट प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ eating the process of eating of the metals when it is exposed in the atmosphere on which so many gases or other substances attack and the metal start degrading, and this process is called corrosion, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमने कोरोजन अगर हुआ है किसी मेटल सरफेस पे, तो हम इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, समझ रहे हो। तो बहुत सारे मेथड्स हैं हम जिससे कि, तो सबसे पहले तो वो मेन चीज़ है, देखो सबसे पहले तो उसको मॉइस्ट एयर से कांटेक्ट में आने से बचाओ, समझ रहे हो, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि उसका जो क्या कहते हैं, उसके पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं कि हम उसके पास कुछ कोटिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, टिनिंग कर देते हैं, एलॉइंग कर देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उनकी इम्प्योरिटीज़ को या फिर क्या कहते हैं, उनको कोरोजन होने से बचाते हैं। तो पहला मेथड क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। Corrosion of metals can be prevented if the contact between the metal and the air is cut off। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखो कोरोजन तब भी हम रोक सकते हैं जब उसका बीच में जो कंडीशंस है कोरोजन प्रोड्यूस करने वाले उसको कट ऑफ कर दें, यानी हटा दें। दैट मीन्स क्या कर दें, उसको मॉइस्ट एयर से बचा दें या फिर वाटर से दूर करें उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लें कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले जो मेथड है वो क्या है, गैल्वेनाइजेशन मेथड है, ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन मेथड एक्चुअली है क्या, गैल्वेनाइजेशन देखो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, हम किसी भी मेटल या आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कराते हैं। किसी कराते हैं, जिंक की। सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोरोजन, दिस प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। तो किसी भी आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कराना ही क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल क्या है, जो शाइनी नेल्स होते हैं, पेन्स होती है, क्या होता है, होती तो लोहे की है, बट आपने देखा होगा जो ग्रे कलर की क्यों होती है स्टार्टिंग में। देखो आयरन तो देखो कुछ अलग टाइप का होता है ना, बट स्टार्टिंग में जो आपको देखा होगा वो बहुत शाइनिंग की होती हैं। जो पेन्स आती हैं या फिर क्या कहते हैं जो कीलें आती हैं, वो कहती है शाइनिंग की होती हैं, क्योंकि अगर ये बहुत दिन तक रखी भी रहे तो क्या होता है, इनके पास इनके ऊपर कोरोजन ना हो, ठीक है, इनकी रस्टिंग ना हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनके ऊपर जिंक की कोटिंग करके ही इनको तैयार करते हैं, ठीक है ना, बेचते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक है। तो शाइनी नेल्स जितनी होती हैं, पेन्स होती हैं, सब इनके ऊपर क्या होता है, जिंक की कोटिंग होती है। नेक्स्ट मेथड है टिनिंग। टिनिंग में क्या होता है कि टिन की कोटिंग करा देना। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग टिन ओवर द अदर मेटल इज कॉल्ड टिनिंग। तो टिन की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही यूज़ करना पड़ता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। जो इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड बनाया जाता है और प्योर मेटल होता है उसको कैथोड बनाया जाता है। तो इम्प्योर मेटल में जो इम्प्योरिटीज है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, सेटल हो जाती हैं। और जो मेटल होता है इम्प्योर मेटल के अंदर, इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर जो मेटल होता है वो क्या होता है, कैथोड पे आना जमना होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जैसे आपने देखा जो सोने का पानी चढ़ाते हैं क्या करते हैं,
वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी भी उसके ऊपर, मेटल के ऊपर हम किसी चीज़ की कोटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो क्या है, इन दिस मेथड मेटल इज कोटेड विद अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम सेम मेटल लें, समझ रहे हो सकता है हमें कोई और मेटल किसी और मेटल के ऊपर क्या कहते हैं, चढ़ाना है, यानी कि प्लेटिंग करनी है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प ले सकते हैं। तो क्या है, इन दिस मेथड अ मेटल इज कोटेड विद अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिल्वर प्लेटेड स्पून आती हैं, ठीक है ना, सिल्वर प्लेटेड यानी कि जो चम्मच आते हैं उन पर ऐसा लगता है कि सिल्वरी है, ठीक है ना, तो उस पर क्या होता है, सिल्वर चढ़ाया जाता है, तो सिल्वर प्लेटेड स्पून। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, देखो बहुत सारी ऐसी होती है, वो रियल गोल्ड तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट क्या होता है कभी कभी सोने का पानी चढ़ाया जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर जो ज्वेलरीज होती हैं उन पर जो गोल्ड की प्लेटिंग होती है, तो उसको बोलते हैं गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी। तो वहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं एलॉइंग का। एलॉय एक्चुअली होते क्या हैं, देखो एलॉय होते हैं हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर किसके, एक या दो से ज़्यादा किसके, मेटल्स के। अगर दो या दो से मेटल या नॉन मेटल्स को हम क्या कहते हैं, मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। उसी होमोजेनियस मिक्सचर को बोला जाता है एलॉय। तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए, कोरोजन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलॉय बनाते हैं, यानी एक या दो से ज़्यादा हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स को इंटरमिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि उन पे कोरोजन नहीं लगता। देखो हमारे पास जो व्हील्स होते हैं, एलॉय व्हील्स, आपने सुना होगा 4 व्हीलर्स या क्या कहते हैं 2 व्हीलर्स, इनमें जो व्हील्स आते हैं वो क्या होते हैं, एलॉय व्हील्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इन पर कोरोजन ईजिली नहीं लगता, क्योंकि ये एलॉयड होते हैं, क्योंकि जो इनके जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, इंटरमिक्स होते हैं, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट किया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि एलॉय लगना इतना इजीली नहीं होता है, ठीक है। तो कोरोजन लगना इनके ऊपर इजीली नहीं होता, ठीक है। तो व्हेन वी मेक द एलॉय देन कोरोजन रिड्यूस सम अमाउंट, ठीक है ना। तो कोरोजन नहीं लगता है। सो क्या होता है कि एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर व्हेन वी मिक्स 2 or more metals or non-metals, then the mixture becomes homogeneous mixture and this mixture is called alloy। तो इस alloy जब हम बन जाएगा तो वहाँ पे corrosion नामात्र ही होता है, ठीक है ना। तो ये था पूरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली बार हम मिलेंगे कुछ चैप्टर नंबर 4, दैट मीन्स कार्बन एंड कंपाउंड। सो थैंक यू।